Hello everyone, how are you? I'm Sonam and today I'm here before you with some amazing book recommendations. So let's begin. My first recommendation is Animal Farm. You can see this book everywhere in my recommended places या list because I absolutely love it. जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है. जॉर्ज ऑरवेल अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है. हमेशा जब भी टॉप 100 बुक्स का नाम आता है तब एनिमल फार्म और 1984 ये दोनों ही जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, इनका नाम आता है. तो बेसिकली एनिमल फार्म है क्या, ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छी बुक है क्योंकि ये बहुत पतली है और ये काफ़ी ह्यूमरस बुक है. एक्चुअली इट्स अ सटायर ऑन द सोसाइटी. बेसिकली क्या होता है कि इसमें मैनर फार्म में कुछ एनिमल्स रहते हैं और वो एनिमल्स मतलब वहाँ का जो हेड होता है, मतलब फार्म का जो हेड होता है मिस्टर जोनस, उनसे वो एनिमल्स काफ़ी परेशान होते हैं. लाइक वो काफ़ी क्रूल होते हैं और अच्छे नहीं होते मतलब बेसिकली. तो सारे एनिमल्स मिलजुल कर, यानी कि काफ़ी पिग्स होते हैं उसमें और हॉर्सेस, पिग्स और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो मिलकर एक मतलब रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, क्रांति लाते हैं. और ऐसा था कि जब मिस्टर जॉर्ज ऑरवेल ने ये किताब लिखी थी तो उसके बाद ये पब्लिश नहीं हो पा रही थी उस वक्त में. लाइक जॉर्ज ऑरवेल काफ़ी पुराने ऑथर हैं इन द सेंस कि 1903 का बर्थ है उनका. और जब ये उस टाइम स्टैलिन का रूल चल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि ये स्टैलिन पे एक सटायर है और ब्रिटिश उस टाइम रशिया कहलाया था. तो इसी वजह से हर पब्लिशर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था. बट नाउ इट्स द बेस्ट सेलिंग. उसके बाद 1984 ये भी इन्होंने ही लिखी है और ये उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है. बट ये मैं बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करती बिकॉज इट्स क्वाइट अ टफ रीड. इसको थोड़ा वक्त लगता है समझने में और ये भी पॉलिटिक्स के बारे में है बेसिकली. और इसके अंदर मतलब मुझे काफ़ी वक्त लगा था इसकी प्रिपरेशन करने में क्योंकि इसके अंदर बातें हैं फैशिज्म की, कोलोनियलिज्म, टोटलिटेरिज्म और इम्पीरियलिज्म. और बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट मुझे पहले ये टर्म्स समझ में नहीं आती थी, इसीलिए पहले मुझे वो सब पढ़ना पड़ा. उसके बाद देन आई गेव इट अ रीड और ये भी बहुत बहुत अमेजिंग बुक है. तो बेसिकली इस बुक में ना विंस्टन स्मिथ इसके प्रोटैगनिस्ट हैं और बेसिकली हर जगह रूल होता है बिग ब्रदर का. बिग ब्रदर इन द सेंस एक पर्सन होता है जो वॉच कर रहा होता है एक पर्सन को, और थॉट पुलिस होती है हर जगह. यानी कि जैसा बिग ब्रदर ने हमें सोचने को बोला है ना, हम उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते. हर जगह वो मतलब एलईडी के ऊपर भी एलईडी से भी वो हमें देख रहे होते हैं, टीवी से भी हमें वो देख रहे होते हैं. आसपास उन्होंने पुलिस छोड़ी होती है कि कोई कोई भी अगर बिग ब्रदर के बारे में, बिग ब्रदर इन द सेंस कि वहाँ का जब प्रेसिडेंट लगा लो तो उसके बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको मार दिया जाता है. तो ये बिल्कुल. और 1984 में नहीं लिखी थी ये बुक. ये 1984 इन द सेंस जॉर्ज ऑरवेल ने फ्यूचर बताया था कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं ना तो ऐसा ही होने वाला है कि डिक्टेटर आ जाएगा और ये सब करेगा. और एक सबसे अमेजिंग बात मुझे इसमें लगी थी कि वहाँ पे लैंग्वेज न्यू स्पीक थी. न्यू स्पीक नाम की एक लैंग्वेज बनाई गई जो वहाँ के लोग बोलेंगे. बेसिकली ये इसलिए बनाया गया कि उस न्यू स्पीक लैंग्वेज में ना बहुत कम वर्ड्स थे एक्चुअली. तो हुआ होएगा क्या कि अगर कम वर्ड्स होंगे ना तो इंसान ज़्यादा सोच नहीं पाएगा क्योंकि शब्द ही नहीं होंगे सोचने के लिए. तो इसीलिए काफ़ी एक मतलब छोटी सी एक डिक्शनरी की फॉर्म में सारे वर्ड्स पूरे आ जाएं, सिर्फ इतनी ही लैंग्वेज थी वो. और वही लोगों को बोलने को कहा जाता था ताकि लोग कम से कम सोच पाएँ क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं होंगे. मतलब क्या सोच है राइटर की, है ना. अमेजिंग. तो इसी मतलब और स्टोरी भी बहुत अच्छी है. लाइक उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है जो कि वो भी रेवोल्यूशनरी होती है. ये खुद भी मतलब बिग ब्रदर को पसंद नहीं करता है हमारा प्रोटैगनिस्ट. और फिर आगे मतलब अच्छी एक पूरी स्टोरी लाइन चलती है कि क्या होता है उन दोनों के साथ. लाइक अगर वो दोनों अगेंस्ट है बिग ब्रदर के. तो यू मतलब आप अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो श्योरली गिव इट अ रीड, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. उसके बाद हमारी किताब है युवल नोआ हरारी की सेपियंस. अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ युवल नोआ हरारी की. और उनकी कितनी ये बुक और होमो सेपियंस उनकी फर्स्ट बुक है. होमो डुअस उनकी ये जो सेकंड बुक है. और उसके बाद है 24 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी. ये भी बहुत अच्छी बुक है. हाँ, ये मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या ये रिलेटेड है. हाँ, ये सीरीज़ का एक पार्ट नहीं है. आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस एक ये बात है कि जो होमो सेपियंस है ना, इट इज़ बेसिकली अबाउट पास्ट कि कैसे ह्यूमन बीइंग बना, कैसे रेवोल्यूशंस आए, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया और ये सब. तो इट इज़ बेसिकली जैसे वो बोलते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड.
और आपको बहुत अमेजिंग फील होगा। हर एक ये इसको कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है और हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह से ह्यूमन बींग ने ये किया, अच्छा इस तरह से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। एक बात जो मुझे ये पढ़कर मतलब मैं एकदम हैरान रह गई थी, वो ये थी कि हम कितना बड़ी चीज़ मानते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को, राइट? कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया और इतनी ज़्यादा तरक्की हुई इंसान की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बेसिकली इस बुक में बोला गया है कि एक बार शांति से सोच कर देखो, जब इंसान गेहूं या फिर राइस उगाता नहीं था, बेसिकली जब वो एक नोमैडिक की तरह जीवन जीता था, वो आदि मानव था, वो हंटर गैदरर था, तो उस वक्त वो कुछ भी खा सकता था। लाइक उसकी डाइट कैसे होती थी कि एक दिन वो फ्रूट्स खा रहा है तो अगली बार वो मीट खाएगा, वो कुछ भी खाएगा। लाइक बेसिक ऑल इन ऑल उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, उनके उसने सारे वाइटामिन, उसके मिनरल्स वो कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन जब से हम हमारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया तो हम लोग एक ही जगह पर सीमित रह गए, क्योंकि हमारी फसल वहाँ पर ग्रो करनी थी, तो हम लोग थोड़ा ना उसको छोड़ कर जाएंगे, उसको केयर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इंसान बंद गया। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का एक ये एस्पेक्ट भी है जो सोचने वाला है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने ह्यूमन बींग को सीमित कर दिया एक जगह पर। क्योंकि पहले घूम सकता था, घूम कर खाता था, उसके बाद वो एक ही जगह रह गया। और अब हम तीनों टाइम रोटी खाते हैं, बेसिकली हम नॉर्थ इंडियंस तो स्पेशली। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें बल्कि वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, या बेसिकली हमारा स्टेपल फूड बन गया है गेहूँ। तो यू गेट माई पॉइंट, लाइक कि दिस इज़ व्हाट, ऐसी ऐसी मतलब बहुत सारी ऐसी कुछ एनलाइटनिंग बातें हैं जो इस बुक में लिखी हुई हैं। जब हम लोग एक एक सीरीज़ भी बनाएंगे, लाइक एक एक बुक का पूरा रिव्यू करेंगे, उस टाइम आई इलैबोरेट मोर अबाउट इट। बट अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो जस्ट गो फॉर इट, यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय इट। हाँ, टाइम लगेगा पढ़ने में क्योंकि थोड़ी सी थिक है ना। इसके बाद इन्हीं की सेकंड बुक है होमो डिवस, और ये भी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी। इसी बुक की मैं बात कर रही थी, ये हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में हमें मतलब सिलेबस में ये बुक थी। तो एनीवेज हम लोगों को पढ़नी पड़ी, मैंने पहले से पढ़ रखी थी पर मुझे बहुत मज़ा आया इस बुक को पढ़ने में। तो इसमें फ्री विल की बात की हुई है। लाइक फ्री विल का टॉपिक है, फ्री विल इज़ द मोस्ट मोस्ट अमेजिंग टॉपिक टू डिस्कस अबाउट। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मान लो वेनिला आइसक्रीम है और चॉकलेट आइसक्रीम है। अब आपका मन करा कि आपने वेनिला आइसक्रीम उठाकर खा ली, तो मुझे ये बताओ आपका मन क्यों करा। बेसिकली इसमें ये पूछा, तुम बताओ मुझे कि आपका वेनिला आइसक्रीम खाने का ही मन क्यों करा, चॉकलेट खाने का क्यों नहीं करा। और इसमें एक ये बात बताई हुई है कि एक लिबिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमने वेनिला उठाया क्योंकि हमारा मन किया, पर एक्चुअली ना हमारा हाथ बढ़ने से पहले हमें लगता है कि रैंडमली हमने हाथ उठाया और ले लिया, पर ऐसा नहीं होता। हमारा हाथ उठाने से पहले ही हमारा ब्रेन कुछ सेकंड्स पहले डिसाइड कर लेता है कि इसको कौन सा चाहिए, इसको वेनिला चाहिए, इसको चॉकलेट चाहिए। उसके बाद वो हमारे हाथ को बोलते हैं कि जा इसको उठा। और अब आप बोलोगे कि तो ये भी तो बेसिकली हमारा मन ही हुआ ना, ये कैसी बात हुई। तो बात यह है कि एक ये सिंपल सी चीज़ कि वेनिला चाहिए या चॉकलेट चाहिए, इसमें भी ना हमारा पूरे जीन्स और एनवायरनमेंट और पूरा एवोल्यूशन आ जाता है। कि ये सब कुछ आता है कि जब जब आपने वेनिला खाया था आपको कैसा टेस्ट आया था। तो बेसिकली तो आपका ब्रेन वो चीज़ याद रखता है, और जब उस वक्त जब वो खाना होता है तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि उस वक्त जब इसने वेनिला खाया था तो इसको ऐसा लगा था, तो नाउ वी शुड गिव दैट सिग्नल टू इट्स हैंड कि जाओ जाकर वेनिला उठाओ। तो बेसिकली ऐसी ऐसी कुछ अमेजिंग बातें इसमें की हुई हैं जो बहुत ज़्यादा फन रीड है। तो ये लास्ट वाले उसके अंदर की बात है, लाइक कुछ पार्ट्स में है ये बुक, तो फाइनल वाले जो पार्ट में है उन सब में हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी और ब्रेन की बात है, जो मुझे काफ़ी अच्छी और फैसिनेटिंग लगी। उसके बाद इन्हीं की तीसरी बुक है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर बेसिकली बोला हुआ है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स इतने, बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की हुई है कि किस तरह से रोबोट्स हमारे आने वाली जॉब सब ले लेंगे वगैरह वगैरह। और इसमें बोला हुआ है कि जैसे कि अभी तो डॉक्टर्स, एक बेसिकली एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 10 साल लग जाते हैं।
तो क्यों, अगर हम आगे इतने एडवांस हो जाएंगे जब हम, तो हम क्यों एक डॉक्टर पे 10 साल इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो 10 साल पढ़े, और वो भी हमें नहीं पता कि उन्होंने पूरे 10 साल पढ़ाई की भी होगी या नहीं। तो कितना अच्छा होगा कि हम उनकी बजाय एक रोबोट में इन्वेस्ट कर दें, जिसका बनने में टाइम भी कम लगेगा और वो काफ़ी अप टू डेट भी रहेगा, क्योंकि उसका माइंड ही कंप्यूटर जैसा होगा, कंप्यूटर ही होगा बेसिकली। तो वो ही हमारी सर्जरीज करने लगे। तो इस वजह से ड्राइवर्स की जॉब नहीं रहेगी, पायलट की जॉब नहीं रहेगी, क्योंकि जो पायलट बेसिकली जो ड्राइवर्स होता है वो फिर भी एक्सीडेंट कर देंगे। लेकिन अगर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होंगी, जो मतलब ऑटोमेटिक गाड़ियों पर ही ओला उबर के जो वो हैं, मतलब सीईओज हैं, वो पैसे लगाना चाहेंगे ना, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो एक ड्राइवर को हर महीना कुछ रुपए दें। इसकी बजाय वो एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेंगे और उसमें सारा जीपीएस वीपीएस फिट होगा, और वो आराम से अपने पैसेंजर्स को लेंगी और छोड़ कर आएंगी, और एक्सीडेंट रेट भी ज़ीरो रहेगा और सब कुछ। तो और सेफ़ होगा, सबसे बड़ी बात। तो बेसिकली ये बोला हुआ है कि पायलट भी नहीं बचेंगे, मतलब पायलट की जॉब्स नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑटोमेटिक प्लेन्स आ जाएंगे और ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलने लगेंगी। तो फिर किसकी जॉब बचेगी? ये भी बात लिखी हुई है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारे आर्ट को भी ले लेगी। कि अभी रिसेंटली अब तो कंप्यूटर्स बहुत अच्छी चेस खेलने लगे हैं, अभी कंप्यूटर्स बहुत अच्छा गाना कंपोज करने लगे हैं, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने लगे हैं, पोएम्स बनाने लगे हैं, नॉवल लिखने लगे हैं। तो इसमें यही सब बातें की हुई हैं कि किस तरह से हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होंगी और ह्यूमन को अपनी नई जॉब्स बनानी पड़ेंगी। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने रेफ़र किया है, मतलब डरना नहीं सुनकर, बट इट्स स्कैरी एक्चुअली, कि जब हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चर ही करता था ना, एग्रीकल्चर करता था, तो उसके बाद हम लोग क्या आए, हम इंडस्ट्री वाले सेक्टर में आए, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतनी जॉब नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में आ गए। अब थोड़ा थोड़ा उनको सेपरेट होना चाहिए था ना, तो अब वो लोग करने लगे इंडस्ट्री में काम। लेकिन अब इंडस्ट्रीज में मशीनें आ गई, तो इंडस्ट्रीज में भी जॉब कम हो गई, फिर वो सर्विसेज में चले गए। सर्विसेज बेसिकली कैसे कि डॉक्टर की सर्विस, यानी कि एक स्पेशलाइज नीश में एक सर्विस हो जाना, जैसे कि डॉक्टर की सर्विस हो गई, आईएएस बन गए, आईएएस वाईएएस बन गए, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब ये करने लगे। तो अब क्या होगा, अब तो सर्विसेज सेक्टर में भी अगर मान लो डॉक्टर, पायलट, सर्जन, ये सब सर्विसेज ही तो हैं, अब एआई सर्विसेज में भी आ रही है, तो अब ह्यूमन क्या करेगा? तो बेसिकली ये कंसर्न है। तो यही सब बातें इस बुक में की हुई हैं, तो यू कैन गिव इट अ रीड टू ब्लो योर माइंड, एंड you'll surely love it, क्योंकि काफ़ी काफ़ी एनलाइटनिंग बुक है। इसका कभी मैंने किसी से बुरे रिव्यूज़ नहीं सुने। इसके अलावा उसके बाद मतलब थर्ड थर्ड नहीं, बेसिकली थर्ड जॉनरा की बुक रिकमेंडेशन है सर्सी बाय मैडेलाइन मिलर। आई एब्सोल्युटली अडोर दिस पर्सन, जिस इंसान, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। माइथोलॉजिस्ट हैं ये, और बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना ग्रीक माइथोलॉजी का पता नहीं था। इलियड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती थी मैं, पर इतना भी नहीं। बट ये बुक पढ़ने के बाद सब बहुत बहुत मुझे क्लियर हुआ कि अच्छा एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ लोगों को कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अमेरिकन को महाभारत सिखाना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे इतने सारे कौरवों पांडवों में हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो इसी में भी मतलब ग्रीक माइथोलॉजी का भी वही हाल है कि इतना बड़ा वॉर हुआ था यहाँ पर भी, और इतने सारे लोगों के नाम आए, इतने सारे करेक्टर्स हैं। तो इसके अंदर तो ये बुक बहुत अच्छे से हम सबको एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा इन्हीं ऑथर के एक और बुक है सॉन्ग्स ऑफ एक्किलीज। बेसिकली अगर आपको वॉर के बारे में पढ़ना है, जो जो इलियड लिखी हुई है होमर ने, उसमें बेसिकली वॉर के बारे में सब एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो वो अगर आपको पढ़ना है तो सॉन्ग्स ऑफ एक्किलीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद ये पढ़ सकते हो, नहीं तो ये भी डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में गूगल से थोड़ा थोड़ा सर्च कर लेना, कुछ वर्ड्स अगर नहीं आए समझ। तो सर्सी है कौन थी? बेसिकली सर्सी एक विच है, जो मतलब करेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी का। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पूरी कहानी बताती है, जैसे कि पैलेसेस ऑफ इल्यूजन में द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से चित्रा बनर्जी देवारकुनी ने पूरी कहानी लिखी हुई है, उसी तरह से सर्सी मैडेलाइन मिलर ने पूरी कहानी लिखी हुई है सर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक विच के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके पास ओडाइसियस कुछ वक्त रहने आया था। ओडाइसियस एक काफ़ी मेन करेक्टर ग्रीक माइथोलॉजी का, जो सर्सी के पास कुछ वक्त रहने आता है। तो इसी वजह से सर्सी काफ़ी फेमस हो जाती है, लाइक वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है कुछ वक्त के लिए। तो यू विल एब्सोल्युटली लव इट, जस्ट गिव इट अ रीड। एंड
और अगर हाँ, अगर आपने इन सब में से कोई भी बुक पहले से पढ़ रखी है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स कि आपको कैसी लगी ये किताबें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नाउ द फोर्थ वन इज मैन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस। ये काफ़ी अच्छी सी बुक है। ये बेसिकली बुक लिखी है जॉन ग्रे ने, और दिस बुक इज़ अबाउट कि कैसे हम अपने अपोजिट जेंडर को समझ सकते हैं। ऐसे कहते हैं ना हम कि लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं, हमेशा ऐसे ही करती हैं, सब लड़कियाँ ऐसी होती हैं, सब लड़के एक जैसे होता है। क्यों होते हैं वो ऐसे, या वो ऐसा पर्टिकुलर हरकतें क्यों करते हैं? लाइक एक तो होता है ना ऐसा हमारे घर में कि मम्मी बोलती हैं हमारे भाई को कि जाओ और बटर पड़ा हुआ है फ्रिज में जाके लेकर आओ, उन्हें दिखता नहीं है और हम लोग चीखते हैं कि अरे सामने पड़ी चीज़ नहीं दिखती। वो एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाँ, हम ह्यूमन बीइंग एक हंटर गैदरर था काफ़ी वक्त से। तो बेसिकली आदमी का क्या काम होता था कि वो एक फूड प्रोवाइडर होता था। यही तो मेल्स करते थे कि दूर जाते थे शिकार करने, डियर का शिकार करने, शेर का शिकार करने वगैरह वगैरह, और घर की औरत के लिए खाना लेकर आते थे बेसिकली। और औरतें क्या करती थी कि घर संभाला करती थी। ये बहुत समय से होता आ रहा था कि वो मतलब बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी उनकी होती थी। तो एवोल्यूशन की वजह से हुआ ये कि ह्यूमन जो मेल है उसका आईज और ब्रेन का स्ट्रक्चर से डेवलप हुआ कि वो बहुत दूर की चीज़ें देख समझने लगा। लाइक बहुत वो उनकी विजन काफ़ी ब्रॉड रहती थी कि कहीं से शेर तो नहीं आ रहा, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, या फिर मेरे बच्चे को कुछ होना चाहिए, या मेरी वाइफ को कुछ होना चाहिए। बेसिकली वो यही काम करते थे कि वो ब्रॉडर विजन रखते थे। और फीमेल क्या करती थी, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती थी। तो वो एक विजन उनकी जो मतलब वो नज़र है, वो उनकी नज़र पास पास रहती थी कि लाइक घर घर में मेरे बेटे को कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए मेल फिर वो अब बटर कैसे दिखेगा लड़के को फ्रिज में, क्योंकि उसकी आदत है दूर देखने की, उसको बाकी सारी चीज़ें दिखेंगी, उस पर उसको घर पे अपनी खुद की सॉक्स नहीं दिखेगी, क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से उसका ब्रेन इस तरह से ही डेवलप हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इस मुझे लगता है कि अगर ये बुक पढ़ लो ना तो लोगों की फाइट्स होनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि बेसिकली इसमें बताते हैं कि क्यों एक्चुअली लड़के ऐसे करते हैं, क्यों लड़के आते ही बस रिमोट का बटन दबाकर चेंज करने लग जाते हैं। या फिर इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू ईच अदर गाइज, कि इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है कि ये बुक है मैन आर फ्रॉम मार्स। बेसिकली बोला हुआ है कि आदमी मार्स से आए हैं और फीमेल वीनस से आई हैं। ये लिटरली ऐसा नहीं है, बट इन्होंने ऐसा करके एग्जाम्पल देके पूरी कहानी बताई हुई है कि इसको ऐसे ही समझो कि मेल्स जो है वो मार्स से आए हुए हैं। लाइक वो उनका प्लैनेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जहाँ से फीमेल आई हुई है, इसीलिए उनको समझना होगा कि तुम्हें उनके प्लैनेट पर जाना पड़ेगा। तो वो प्लैनेट का विजिट कराते हैं बेसिकली एक स्टोरी के हिसाब से। तो इसमें वो जैसे बताते हैं कि मेल को अगर मान लो लड़ाई हो जाती है आपस में लड़का और लड़की की, तो लड़की को लड़के को सुनना चाहिए बेसिकली, उनको एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मार्स में मतलब जहाँ से आदमी आए हैं वहाँ पर अगर वो किसी की एडवाइस लेते हैं तो वो उनकी ईगो हर्ट होती है बेसिकली, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा ही था कि वो दे आर सो, उनको लगता है कि दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, कि उनको एडवाइस की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, या वो सब कुछ खुद कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली ही इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ द हाउस। तो अगर कोई एडवाइस देता है इसका मतलब ये हो जाता है कि शायद वो एलिजिबल नहीं है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए स्टार्ट लिसनिंग। तो अगर आपकी किसी लड़के से लड़ाई होती है तो स्टार्ट लिसनिंग टू हिम कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहे, बजाय कि उसको एडवाइस देने की। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और लड़कियों के साथ भी यही होता है कि वीमेन आर फ्रॉम वीनस। वीनस का मतलब ये है कि वहाँ पर ये होता है कि हमारी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो हम उसे बोल कर उसको ख़त्म करते हैं। लाइक वी जस्ट लव टॉकिंग अबाउट इट, और इवेंचुअली हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, हम बोलते बोलते उस प्रॉब्लम के अलावा भी हम और अपनी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स घुसा देते हैं उसके अंदर, कि एक्चुअली ये हो गया था, उसने मुझे ऐसा कह दिया था, साथ में मेरी नानी भी बहुत बीमार चल रही है। मतलब कोई लॉजिक नहीं बनेगा इस बात का, लेकिन दिस इज़ वॉट अ फीमेल डू। तो और आदमी को यूँ लगता है क्योंकि दे आर फ्रॉम मार्स, उन्हें लगता है कि अगर कोई इंसान हमें कोई अपनी प्रॉब्लम बताने आया है, इसका मतलब यानी वो प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, और बीइंग अ मैन मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इसको इसकी प्रॉब्लम से निकालूंगा। लेकिन नहीं, औरत चाहती है कि तुम बस उसे सुनो, सिर्फ सुनो, एडवाइस नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कि लड़के को एडवाइस नहीं चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि वो स्ट्रेंथ ही उसमें इतनी है कि वो खुद सॉल्व कर लेगा, उस तरह से लड़की को भी एडवाइस नहीं चाहिए होती। वो सिर्फ बोलने के लिए बोलती है बेसिकली, उसको कोई एडवाइस नहीं लेनी होती, उसको जस्ट बात करनी होती है। तो अगर आप तो दोनों पूरी बुक पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि
सुनने लगो एक दूसरे को, कि स्टार्ट लिसनिंग टू ईच अदर, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी बजाय कि तुम उनको एडवाइस दो। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सो आई फेल्ट लाइक शेयरिंग। और इसके अलावा एक और बुक है दोपहरी, ये काफ़ी अंडररेटेड बुक है, आई लव इट। पंकज कपूर ने लिखी है, जो एक्टर है, मतलब मूवीज़ में जो एक्टर है पंकज कपूर, वही हैं ये इसके राइटर। तो ये प्ले लिखा हुआ है बेसिकली दोपहरी। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइट रीड, हिंदी में लिखी हुई है बुक, ये शायद आपने देखी भी होंगे। तो इतनी छोटी सी, इतनी खुली खुली सी, इतनी प्यारी प्यारी सी किताब है ये। इसमें एक अम्मा भी होती हैं बेसिकली, लाइक एक बूढ़ी अम्मा होती है जिसके बच्चे लाइक विदेश में गए होते हैं। तो बेसिकली वो अकेली एक हवेली में रहती है, तो उनके वहाँ पे वो किराएदार नहीं, एक लड़की आती है। तो मतलब फिर वो उनको फेमिनिज्म का मतलब समझाती हैं वो बूढ़ी औरत को, कि आजकल दुनिया बदल गई है और लड़कियां काम करने लगी हैं, और आओ आप भी अपने मतलब पैरों पर खड़ी हो जाओ, ऐसे करके। तो बहुत बहुत क्यूट स्टोरी है ये, और बहुत लाइट रीड है, और बहुत फटाफट, मुझे लगता है मैंने इसको 1 घंटे में पढ़ दिया था, और मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आई हाईली रिकमेंड इट, कि अगर जस्ट फॉर फन अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन रीड दैट टू। सो आई गेस यू लव्ड इट, और आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। तो आई विल कम अप विद दीज बुक रिकमेंडेशन जल्दी जल्दी ही, बहुत सारी मैं वीडियोज़ ऐसी और बनाऊंगी, बिकॉज आई लव बुक्स एंड I just love talking about it. So please subscribe to my channel if you haven't yet. Okay, see you. Bye bye.